जब दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गया था, ऐसे में जो उसका परिवार इंडिया में रह रहा था, उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा में आई वो थी दाऊद इब्राहिम की सबसे छोटी बहन हसीना पारकर। क्योंकि हसीना पारकर मुंबई के जिस एरिया में रहती थी, उस एरिया में उसने अपना ऐसा दबदबा और खौफ बनाया कि लोग उसके नाम से डरने लगे थे। हसीना पारकर खतरनाक के साथ साथ पत्थर दिल भी हो गई थी, और ये बात जब दाऊद इब्राहिम को पता चली तो उसको इस बात का काफी बुरा लगा। क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने हसीना पारकर की जिस लड़के से शादी करवाई थी, वो लड़का एक रेस्टोरेंट चलाता था और फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करता था, और उस लड़के का क्राइम की दुनिया में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन वक्त ने ऐसा पासा पलटा कि हसीना पारकर घरेलू महिला से अंडरवर्ल्ड की आपा बन बैठी। तो आइए जानते हैं कैसे दाऊद इब्राहिम मुंबई का भाई बन गया और उसकी बहन हसीना पारकर मुंबई की आपा बन गई। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वह है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की। दरअसल दाऊद इब्राहिम कासगर का बेटा था। दाऊद इब्राहिम 10 भाई बहन थे, जिसमें से 6 भाई और 4 बहनें थी। हसीना पारकर चारों बहनों में सबसे छोटी थी। जो उसकी 3 बहनें थी, एक का नाम शहीदा, दूसरी का नाम फैजाना और तीसरी का नाम मुमताज था, और चौथी खुद हसीना पारकर थी। हसीना पारकर का जन्म 1959 में हुआ था। दाऊद इब्राहिम जिस मुंबई में रहता था, उस मुंबई में पठान गैंग का दबदबा था। पठान गैंग ने पूरे मुंबई पर अपना कब्जा जमा रखा था, और पठान गैंग पूरी मुंबई पर राज कर रहा था। और ये बात दाऊद इब्राहिम को बहुत खलती थी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम खुद उस मुंबई का बादशाह बनना चाहता था, और उसकी नजर पठान गैंग की गद्दी पर थी। तभी दाऊद पठान गैंग के चुनिंदा लोगों को एक एक कर मारता गया और अपना दबदबा बढ़ाता गया, और एक दिन पठान गैंग के हेड को मारकर पठान गैंग की गद्दी पर बैठ गया और मुंबई पर अपना कब्जा कर लिया। अब मुंबई पर दाऊद इब्राहिम का कंट्रोल था, और उसी टाइम दाऊद की छोटी बहन हसीना पारकर शादी लायक हो जाती है, और दाऊद इस्माइल नाम के लड़के से हसीना पारकर की शादी करवा देता है। इस्माइल एक रेस्टोरेंट चलाता था और फिल्मों में छोटा मोटा रोल करके फिल्म जगत पर स्ट्रगल कर रहा था, और उसका सपना था फिल्म जगत में अपना कैरियर बनाना। और वहीं पर दाऊद इब्राहिम दिन ब दिन अपने पावर को बढ़ा रहा था, और 1981 में जब मुंबई पुलिस एक्टिव होती है तो वो क्रिमिनलों की धरपकड़ करना शुरू कर देती है और इनकाउंटर करना शुरू कर देती है। तभी मौका पाकर दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़कर भाग जाता है और दुबई शिफ्ट हो जाता है, और दुबई से ही अब मुंबई को कंट्रोल करने लगा था। और मुंबई के साथ साथ दाऊद इब्राहिम अपने परिवार का भी खास ख्याल रखता था, और खास तौर से अपनी बहनों का खास तौर पर ख्याल रखता था, और अपने परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। वहीं पर हसीना पारकर इस्माइल के साथ में एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, और इस्माइल का भी कारोबार बढ़ रहा था, और वो फिल्म जगत पर भी स्ट्रगल कर रहा था। इस्माइल और हसीना दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, और देखते ही देखते इस्माइल और हसीना के 4 बच्चे हो जाते हैं, और ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। और अब शुरू होता है 90 का दशक। 90 के दशक में मुंबई में एक गैंग काफी सक्रिय हो रही थी, जो कि गैंग का नाम था बियारे गैंग। बियारे गैंग का मतलब बाबू रेशम, रामा नाइक और अरुण गौली, जो कि बियारे गैंग के ये तीनों हेड थे। और बियारे गैंग दिन ब दिन मुंबई में सक्रिय होता चला जा रहा था, और ये बात दाऊद को खलने लगती है, क्योंकि दाऊद नहीं चाहता था कि मुंबई पर किसी और का कब्जा हो, और जो भी मुंबई और दाऊद के बीच में आता, दाऊद उसको निपटा दिया करता था। और वो चाहता था कि मुंबई पर सिर्फ
उसी का कब्जा रहे। इसीलिए दाऊद ने बियारे गैंग को निपटाना शुरू कर दिया और उसके दो हेड जो बाबू रेशम और रामा नाइक को उसने मरवा दिया था। क्योंकि अरुण गौली काफी चालाक और खतरनाक भी था, इसलिए वो खतरे को भाग गया था और वो अंडरग्राउंड हो गया था। और अब बियारे गैंग को अरुण गौली का भाई चला रहा था। और एक दिन अरुण गौली का भाई दाऊद के गुर्गों के हत्थे चढ़ जाता है और दाऊद के गुर्गे अरुण गौली के भाई को मार देते हैं। तभी से अरुण गौली बदले की आग में झुलसने लगता है और वो दाऊद का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन उसके बहन इस्माइल को मरवा देता है। और ये गैंगवार में पहली बार ऐसा हुआ था जब आपस की दुश्मनी में किसी रिश्तेदार को मारा गया हो। और इस बात से दाऊद इब्राहिम बौखला गया था और वो हर हाल में अरुण गौली को सबक सिखाना चाहता था और उसको इस दुनिया से मिटाना चाहता था। और 1992 में दाऊद को खबर मिलती है कि उसके बहन इस्माइल का कातिल एक हॉस्पिटल में है। तभी वो अपने वहां खास गुर्गों को भेज देता है और वहां अस्पताल में जाकर दाऊद के गुर्गे इस्माइल के कातिल को वहीं गोलियों से भून डालते हैं। और वहीं पर एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल भी उस कांड में मारे जाते हैं। लेकिन इस्माइल के मारे जाने से सबसे ज्यादा जो दुख पहुंचा था वो पहुंचा था हसीना पारकर को, क्योंकि हसीना पारकर अब विधवा हो चुकी थी और उसकी दुनिया उजड़ गई थी और वो अपने पति के गम में रहने लगी थी। अब हसीना पारकर अपने पति के मौत के गम में डूबी रहने लगी थी। लेकिन वहीं पर जब दाऊद ने अपने बहनोई का बदला लिया तो लोगों में इस बात का एहसास हुआ कि दाऊद आज भी अपनी बहनों को बहुत चाहता है और अपने परिवार को बहुत चाहता है। और लोग हसीना पारकर के पास अपनी मदद के लिए आने लगे। और शुरू में हसीना उन लोगों की मदद भी कर दिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे और अब हसीना पारकर को इस काम में मजा आने लगा था, क्योंकि वो ये देखती थी कि उसका रुतबा दिन ब दिन बढ़ रहा है और लोग उससे डरने भी लगे हैं। तो उसको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और उसको लगता है कि जब मौका है तो क्यों ना इस मौके को फायदे में बदल दिया जाए। और धीरे धीरे वो सक्रिय होने लगती है और सक्रिय के साथ साथ अब वो खतरनाक भी होने लगती है और पत्थर दिल भी होने लगती है और उसका दबदबा उस एरिया में फैलने लगता है और लोग मदद के लिए उसके दरवाजे में आने लगते हैं। जब ये बात दाऊद इब्राहिम को पता चलती है तो दाऊद को काफी बुरा लगता है और इस बात का वो विरोध भी करता है। लेकिन हसीना को अब इस काम में मजा आने लगा था और वो भाई की बात को दरकिनार कर देती है। वहीं पर दाऊद को गुस्सा तो आता है, लेकिन करता भी क्या करता, क्योंकि हसीना उसकी बहन थी। अगर कोई दूसरा होता तो दाऊद उसको मरवा देता, लेकिन यहाँ तो उसकी सगी बहन थी, इसलिए दाऊद खामोश हो जाता है और हसीना के कदम आगे बढ़ने लगते हैं। और एक दिन हसीना पारकर इसी खौफ और डर का फायदा उठाती है और नागपारा पुलिस स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक फ्लैट पर कब्जा कर लेती है। तभी उस फ्लैट के बिल्डर ने पुलिस में शिकायत करते हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। जब वो बिल्डर लगातार प्रयास करता है तब पुलिस हरकत में आती है और पुलिस की एक टीम हसीना पारकर को गिरफ्तार करने के लिए भेजी जाती है। लेकिन इसकी खबर हसीना पारकर को मिल जाती है, क्योंकि हसीना पारकर के अब लोग हर डिपार्टमेंट और हर जगह रहने लगे थे। जब भी उसके खिलाफ कोई ऐसा मामला आता तो सबसे पहले वो हसीना पारकर को खबर कर दिया करते थे और हसीना पारकर वहां से चालाकी से निकल जाती है और जब पुलिस जाती है तो वहां पर कोई नहीं मिलता। हसीना पारकर उनकी गिरफ्त से दूर जा चुकी थी और अब हसीना पारकर धीरे धीरे अपनी ताकत को और बढ़ाना शुरू करती है और देखते ही देखते हसीना पारकर अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है और कुछ दिनों बाद वो गोल्डन अपार्टमेंट के एक ऐसे फ्लैट को कब्जा करती है जो कि उसका पसंदीदा होता है और उस फ्लैट का ताला तोड़कर वहां पर अपना कब्जा कर लेती है और वहीं से फिर अपना दरबार शुरू करती है। और यहां से शुरू होती है हसीना पारकर से हसीना आपा बनने की कहानी। और अब उसके दरबार में अच्छे अच्छे बिल्डर और बड़े बड़े बिजनेसमैन आने लगते हैं
और यहाँ तक कि अब फिल्म जगत की हस्तियां भी हसीना आपा के दरबार में आना शुरू कर देते हैं और बदले में हसीना आपा उनसे प्रोटेक्शन मनी लेती और उनके किसी भी काम को आसानी से सॉल्व करा दिया करती थी। अब हसीना का दरबार बढ़ने लगा था और आधी मुंबई में उसका दबदबा हो गया था और देखते ही देखते हसीना पारकर के बेटे भी जवान हो जाते हैं और 2005 में हसीना पारकर अपने छोटे बेटे की शादी बड़े बिजनेसमैन की बेटी से करा देती है और फिल्म जगत में भी होल्ड बना लेती है। 2006 में उसका बड़ा बेटा दानिश एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। हसीना को अपने बड़े बेटे की मौत का गम तो होता है, लेकिन अब वो इतना आगे निकल चुकी थी कि वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती थी और जो बड़ा बेटा दानिश होता है ये अपनी माँ के साथ रहकर अपनी माँ का भी हाथ बटाया करता था। अब बड़ा बेटा दानिश के जाने के बाद अब उसका खास आदमी बन जाता है सलीम पटेल, जो कि कभी इस्माइल का ड्राइवर हुआ करता था और अब हसीना आपा का वो राइट हैंड बन जाता है और पूरे बिजनेस को वही संभालता है। और 2006 में ही वो एक प्रोजेक्ट को शुरू करने का प्लान बनाते हैं। तभी वो एक बिल्डर और एक ब्रोकर को अपने साथ लेती है और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उनसे बोलती है। वो ब्रोकर और बिल्डर दोनों तैयार हो जाते हैं और उस प्रोजेक्ट को तैयार करने में तकरीबन 1 करोड़ का खर्चा होना था। तभी हसीना पारकर उस ब्रोकर से कहती है कि पैसे का इंतजाम तुम करोगे। तभी ब्रोकर एक बड़े बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट के नाम पर ले लेता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट किसी कारण बन नहीं पाता। तभी वो बिजनेसमैन उस ब्रोकर से अपने पैसे वापस मांगता है और वो ब्रोकर हसीना पारकर से पैसा वापस मांगता है। हसीना पारकर पैसा वापस तो दे देती है, लेकिन सिर्फ 70 लाख ही वापस करती है और 30 लाख वो अपना प्रोटेक्शन मनी समझकर रख लेती है। और ये बात उस बिजनेसमैन को नागवार गुजरती है और शुरू में तो वो हसीना पारकर के हाथ पैर जोड़ते हैं और आरजू मिन्नत करते हैं उस 30 लाख को लेने के लिए, लेकिन हसीना पारकर उनको वो पैसा नहीं देती और अपना प्रोटेक्शन मनी कहकर उन्हें टाल देती है। अब वो बिजनेसमैन पुलिस के चक्कर काटने लगता है, लेकिन पुलिस में उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तभी वो क्राइम ब्रांच जाता है और हसीना पारकर की शिकायत करता है, लेकिन वहां पर भी उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती। तब जाकर वो बिजनेसमैन एंटी करप्शन ब्यूरो जाता है और वो इल्जाम लगाता है कि क्राइम ब्रांच के 2 ऑफिसर मदद के नाम पर मुझसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। तभी उन दोनों ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई तो होती है, लेकिन हसीना पारकर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और देखते ही देखते हसीना पारकर से हसीना आपा बन जाती है और उसका मुंबई में सिक्का चलने लगता है और उसका बिजनेस और कारोबार भी बढ़ने लगता है, जिसको हैंडल करता है सलीम पटेल। और 6 जुलाई 2014 को हसीना पारकर की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से और अपने पीछे छोड़ जाती है 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।